नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला दी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने व्याकरण के अंतर्गत विशेषण यह घटक देखा था। तो सबसे पहले हमने पिछली तासिका में विशेषण इस घटक के अंतर्गत क्या देखा था यह जानना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा पुनरअध्ययन। पिछली तासिका में हमने यह देखा था कि विशेषण का अर्थ एवं परिभाषा। विशेषण का अर्थ एवं परिभाषा यह देखते समय हमने यह देखा था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिससे कि उदाहरण के तौर पर हमने एक परिच्छेद लिया था। वह परिच्छेद इस प्रकार से था कि मेरी नानी के पास 2 गायें हैं, एक काली है और एक सफेद। गाय अपनी लंबी पूंछ से मक्खियां भगा रही हैं। उनकी 2 बड़ी बड़ी आंखें और 2 कान हैं। नानी की गाय बहुत दूध देती हैं। गाय का दूध पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। गाय एक पालतू जानवर है। उपरोक्त जो गद्यांश मैंने अभी पढ़ा है उसमें रेखांकित शब्द जो है वह किसी न किसी संज्ञा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं तथा उनकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि नानी के पास कितनी गाय हैं, गाय कैसी है, वे कितना दूध देती हैं, गाय कैसा जानवर है। अतः ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के कारण विशेषण बन गए हैं। अतः क्या हो चुका है कि यह जो अधोरेखांकित शब्द है यह शब्द क्या कर रहे हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के कारण विशेषण बन गए हैं। उसके बाद हमने देखा था कि विशेष देखते समय हमने सबसे प्रथम क्या किया था कि विशेष की परिभाषा देखी थी। जो विशेष की परिभाषा इस प्रकार से है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषक कहते हैं। पुनः एक बार सुनिए, विशेष की परिभाषा, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने पहले जो गद्यांश पढ़ा है उसी में से विशेषण और विशेष लिया था। जैसे कि 2 एक विशेषण है तो वह विशेष क्या हो गया, गाय। 2 बड़ी बड़ी विशेषण हैं तो विशेष क्या हो गई, आंखें। बहुत विशेषण है तो विशेष क्या हो गया, दूध। एक पालतू विशेषण है तो विशेष क्या हो गया, जानवर। इसलिए हमने क्या किया था, कुछ उदाहरण लिए थे। जैसे कि गुलाब सुंदर है, ठीक है। अब गुलाब सुंदर है, इसमें गुलाब यह क्या हो गया, विशेष हो गया, और सुंदर यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि देखिए जो विशेष है उसकी व्याख्या क्या है कि विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेष कहा जाता है। तो यहाँ विशेषण क्या है, सुंदर है, क्योंकि गुलाब का फूल जो है उसकी विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। तो यहाँ जो विशेषण शब्द है वह क्या करता है, वह जिस शब्द की विशेषता बताता है, वह किस शब्द की विशेषता बता रहा है, यहाँ गुलाब इस शब्द की विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, विशेषक कहा जाता है। यानी कि विशेषण क्या है, सुंदर, और विशेषक क्या हो गया, गुलाब। तो हमने यहाँ पर यह उदाहरण देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि प्रविशेषण देखते समय हमने उसकी परिभाषा जो देखी वह इस प्रकार से थी कि वे विशेषण शब्द जो विशेषण शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने कुछ प्रविशेषण शब्द लिए थे जो इस प्रकार से थे, जैसे कि अति, अत्यंत, बहुत, काफी, बड़ा, कम आदि यह प्रविशेषण शब्द हमने देखे थे। अब इन वाक्यों को आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, जो मैंने अभी यहाँ हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। यह पुस्तक बहुत रोचक है, साहिल काफी समझदार है। अब इन वाक्यों में बहुत और काफी यह दोनों क्या हो गए, प्रविशेषण हो गए।
यह क्रमशः क्या कर रहे हैं कि रोचक तथा समझदार इन विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इसीलिए प्रविशेषण शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। आगे हमने यह देखा था कि विशेषण के भेद देखे थे। जैसे कि विशेषण जो है उसके कितने भेद है, कुल मिलाकर 4 भेद है। जैसे कि संज्ञा के हमने 4 भेद देखे थे, उसी प्रकार यह जो विशेषण है इस विशेषण के भी 4 भेद हैं। सबसे प्रथम जो भेद है वह है गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो भेद है वह है परिमाणवाचक विशेषण। और सबसे अंतिम और चौथा जो भेद है वह है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के भेद में सबसे पहला जो भेद है गुणवाचक विशेषण, उसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, जो शब्द माफ कीजिए, जो विशेषण शब्द अपने विशेषक के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल, गंध, अवस्था आदि को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की जो परिभाषा है वह वो पुनः एक बार दोहराती हूं बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, गौर कीजिए। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द अपने विशेषक के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल, गंध, अवस्था आदि को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, मैंने गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण लिए हैं, वह देखिए। मैंने यहाँ पर 4 वाक्य लिए हैं। प्रथम वाक्य जो है उदाहरण के तौर पर हमने जो लिया है वह इस प्रकार से है, टोकरी में ताजे फल रखे हैं। टोकरी में ताजे फल रखे हैं। यहाँ पर फल जो है उसका गुण यहाँ उसकी गुण तथा दशा जो है वह यहाँ दर्शाई जा रही है ताजे इस शब्द से, कि फल बासी नहीं है, फल कैसे हैं, ताजे हैं। तो यहाँ पर जो टोकरी में ताजे फल रखे हैं, यहाँ पर फल जो है तो फल यह विशेष है और उसके गुण जो है उसके बारे में विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो कि यहाँ पर ताजे यह क्या कर रहा है, जो फल विशेष है उसके गुण के बारे में हमें बता रहा है कि फल कैसे है, ताजे है, इसीलिए ताजे यह शब्द क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा वाक्य जो है वह है छोटा बच्चा खेल रहा है। अब यहाँ जो बच्चे की अवस्था है कि वह छोटा है, तो यहाँ उसकी अवस्था के बारे में हमें बोध हो रहा है। बच्चा यह जो विशेष है उसके बारे में उसकी अवस्था जो है वह अवस्था हमें छोटा इस शब्द के द्वारा पता चलती है, या छोटा इस शब्द के द्वारा हमें उसका बोध होता है, इसीलिए छोटा यह क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण शब्द हो गया। तीसरा जो वाक्य है वह है राहुल ईमानदार लड़का है। राहुल कैसा लड़का है, ईमानदार लड़का है। तो राहुल के अंदर होने वाला जो गुण है वह गुण ईमानदार इस शब्द से हमें पता चलता है, इसलिए ईमानदार यह शब्द क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण शब्द हो गया। आगे है मेघा ने सुंदर चित्र बनाया। यहाँ पर भी सुंदर यह गुण बताता है हमें, तो सुंदर यह क्या हो गया, सुंदर इस शब्द से हमें चित्र का जो चित्र किस प्रकार से बनाया गया है, चित्र कैसा है इसका बोध होता है। यानी कि चित्र, मेघा ने सुंदर चित्र बनाया है, तो यहाँ सुंदर इस शब्द से हमें उसके अंदर होने वाले गुण का पता चलता है, इसलिए सुंदर यह क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण शब्द हो गया। आगे देखिए, कुछ गुणवाचक विशेषण जो है वह निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि पहला है गुणबोधक, जिसमें भला, परोपकारी, अच्छा, शक्तिशाली, वीर इनका समावेश होता है। दूसरा है दोषबोधक, जिसमें लालची, लोभी, अत्याचारी, बुरा, झगड़ालू इनका समावेश हो जाता है। तीसरा है कला बोधक, इसमें पुराना, प्राचीन, मासिक, साप्ताहिक, नया इनका समावेश हो जाता है। अगला है स्थान बोधक, जिसमें भारतीय, जापानी, शहरी, ग्रामीण, विदेशी इनका समावेश हो जाता है। आगे है रंग, जिसमें नीला, काला, सफेद, लाल,
जामुनी, ऐसे अनेक रंगों का समावेश होता है। छठा है गंध, जिसमें खुशबूदार, बदबूदार जो गंध है उनका समावेश हो जाता है। सातवां है स्पर्श, जिसमें मुलायम, खुरदरा, नुकीला, कोमल, यह जो सारे स्पर्श है जिससे हमें स्पर्शों का ज्ञान होता है उनका सारा समावेश इसमें हो जाता है। आठवां जो है वह है स्वाद, जैसे कि हम विविध प्रकार के व्यंजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमें स्वाद का पता चलता है, जैसे कि वह खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, तीखा है, यह जो सारे स्वाद है इन स्वादों का समावेश इसमें हो जाता है। 9 है अवस्था, जैसे कि अवस्थाएं होती है हमारी उनका समावेश इसमें हो जाता है, जैसे कि सूखा है, गीला है, मोटा है, पतला है, दुबला है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, इन सारी अवस्थाओं का समावेश इसमें हो जाता है। 10वां है ध्वनि, जैसे कि हमारी ध्वनि मधुर होती है, सुरीली होती है, कभी कर्कश होती है, इन सारे का समावेश इसमें हो जाता है। 11वां है दिशा, जैसे कि हमारी जो दिशाएं हैं, मुख्य 4 दिशाएं और उप 4 दिशाएं, जो कि मुख्य दिशाओं में उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आ जाती है। जो उपदिशाएं होती हैं उनमें नैऋत्य है, आग्नेय है, वायव्य है, ईशान्य है, तो इन 8 दिशाओं का समावेश इसमें हो जाता है। 12वां जो है वह है आकार, जैसे कि लंबा आकार होता है, चौड़ा होता है, चौकरी होता है, गोल होता है, चटपटा होता है, जो विविध प्रकार के जो आकार होते हैं इन आकारों का समावेश इसमें हो जाता है। अब दूसरा जो विशेषण है वह है संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होती है कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष की निश्चित या और अनिश्चित संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें जो विशेषण है, जो विशेषण शब्द है वह क्या करते हैं, उनके जो विशेषण है उनकी निश्चित और अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं और जिससे हमें यह संख्या का बोध होता है उससे क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर 3 उदाहरण लिए हैं। पहला है डाल पर 3 कोयल बैठी हैं। दूसरा है इस कक्षा में 30 छात्र हैं। और तीसरा है मेरे पास 100 रुपये हैं। अब देखिए यह जो 3 उदाहरण है, इन तीनों उदाहरणों में कोयल की निश्चित संख्या है कि 3 कोयल बैठी है डाल पर, कक्षा में 30 छात्र है, छात्रों की संख्या भी निश्चित है, और मेरे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये है। तो यहाँ 3, 30 और 100 इन तीनों वाक्यों में यह निश्चित संख्या हमें बताते हैं, तो इसीलिए 3, 30 और 100 यह क्या हो गए, संख्यावाचक विशेषण हो गए। अब यह जो संख्यावाचक विशेषण है, इस संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 2 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला जो प्रकार है वह है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा जो प्रकार है वह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे प्रथम हम क्या करते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है वह देखते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण किससे कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या है वह हम देखते हैं। तो जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या बताते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पुनः एक बार सुनिए बच्चों कि जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने देखा था कि 3 हाथी, 100 छात्र, 10 अंगुलियां, 5 सिपाही। यह हमने देखा था कि जहां हाथियों की संख्या निश्चित है, कितने हाथी हैं, 3 हाथी हैं। छात्र देखे हैं, छात्रों की संख्या निश्चित है, कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं। अंगुलियां, कितनी अंगुलियां हैं, 10 अंगुलियां, यह निश्चित संख्या है। और कितने सिपाही हैं बच्चों, 5 सिपाही हैं। तो 5 सिपाही यह भी क्या है, निश्चित संख्या है। तो देखिए इन उदाहरणों में हाथी की संख्या, छात्रों की संख्या, अंगुलियों की संख्या तथा सिपाहियों की संख्या क्या है, निश्चित है। यानी कि यहाँ पर जो विशेषण है वह विशेष की क्या कर रहे हैं, निश्चित संख्या बता रहे हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखिए दूसरा जो है वह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा जो है वह इस प्रकार से है कि जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं देते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पुनः एक बार सुनिए बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा।
जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं देते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, कुछ लोग, कम रुपये, अधिक पक्षी, ज्यादा लड़के। तो उदाहरण के तौर पर हमने देखा है कि कुछ लोग हैं, कम रुपये हैं, अधिक पक्षी हैं, ज्यादा लड़के हैं। तो यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है क्या? नहीं। जैसे कि पिछले उदाहरण में हमने देखा था, क्या देखा था बच्चों कि पिछले उदाहरण में हमने यह देखा था कि 3 हाथी है, 100 छात्र है, 10 अंगुलियां हैं, 5 सिपाही हैं। परंतु यहाँ पर लोगों की संख्या निश्चित है क्या? कितने लोग हैं? नहीं, यहाँ पर लोगों की संख्या निश्चित है। सिर्फ इतना कहा गया है कि कुछ लोग। अब कम रुपये, निश्चित रुपयों की संख्या है क्या? नहीं, रुपयों की संख्या हमें पता नहीं कि कितने रुपये है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कम रुपये। अधिक पक्षी, पक्षियों की संख्या निश्चित है? नहीं, अधिक इस शब्द से हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। ज्यादा लड़के, ज्यादा लड़के यानी कि कितने लड़के? निश्चित लड़कों का बोध हो रहा है क्या? नहीं। तो कुछ, कम, अधिक और ज्यादा यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्यों यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? क्योंकि इनसे लोग, रुपये, पक्षी तथा लड़के की निश्चित संख्या मालूम नहीं होती है। उदाहरण, कई छात्र, अनेक पुस्तकें, अधिक लोग, कम मजदूर आदि। अब इन उदाहरणों में भी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है क्या? हमें निश्चित संख्या हमें मालूम हो रही है क्या? नहीं हो रही है। कई छात्र है, निश्चित छात्र है क्या? नहीं। अनेक पुस्तकें, निश्चित पुस्तकें हैं? नहीं। अधिक लोग, अधिक लोग यानी कि कितने? 10, 50, 100? नहीं, अधिक लोग यानी कि निश्चित संख्या हमें नहीं पता है लोगों की। कम मजदूर, कम मजदूर यानी कि 1 मजदूर है, 2 मजदूर है, 3 मजदूर है। निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो छात्र हैं, पुस्तकें हैं, लोग हैं, मजदूर हैं, इनकी निश्चित संख्या हमें मालूम नहीं हो रही है। इसीलिए कई, अनेक, अधिक, कम यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पिछली तासिका में हमने यहां तक देखा था बच्चों। आज हम विशेषण के आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम क्या करेंगे कि विशेषण का जो तीसरा भेद है, जिसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, वह देखेंगे। सबसे प्रथम हम परिमाणवाचक विशेषण की जो व्याख्या है या परिभाषा है वह देखते हैं। जो विशेषण शब्द अपने विशेष के माप, तौल तथा परिमाण की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण की व्याख्या पुनः एक बार सुन लीजिए। जो विशेषण शब्द अपने विशेष के माप, तौल तथा परिमाण की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिए हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला है 3 किलो दाल, दूसरा है 2 लीटर दूध, तीसरा है 10 मीटर कपड़ा और चौथा है 3 एकड़ जमीन। चौथा क्या है? 3 एकड़ जमीन। अब देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण की व्याख्या क्या है कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष के माप, तौल तथा परिमाण की जानकारी देता है उन्हें क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि परिमाणवाचक विशेषण में सदा परिमाण सूचक शब्द लगा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 किलो दाल, दाल कितनी है? 3 किलो है। 2 लीटर दूध, दूध कितना है? 2 लीटर। 10 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है? 10 मीटर। 3 एकड़ जमीन, कितनी एकड़ जमीन है? 3 एकड़ जमीन है। तो यहाँ पर देखिए कि माप, तौल तथा परिमाण की जानकारी जिन शब्दों से मिलती है उन्हें क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर दाल, यह जो विशेष है वह कितनी दाल है? 3 किलो दाल है। तो यहाँ उसका जो परिमाण है 3 किलो, यहाँ हमें पता चलता है। 2 लीटर दूध है, यहाँ उसका जो माप
जो माप है वह पता चलता है। 10 मीटर कपड़ा, उस यह जो मीटर है इस शब्द से वह कपड़ा कितना लंबा है या कितना है वह कपड़ा, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो जो विशेषण शब्द अपने विशेष के माप, तौल तथा परिमाण के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 3 किलो दाल में 3 किलो, यह परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। 2 लीटर दूध, इसमें 2 लीटर, यह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा कितना है? 10 मीटर, तो 10 मीटर यह क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। 3 एकड़ जमीन, जमीन कितनी है? 3 एकड़ है, तो यहाँ जो 3 एकड़ जमीन है उसका जो माप है वह दिया गया है, तो इसलिए 3 एकड़ यह क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब देखिए जो परिमाणवाचक विशेषण है इसमें सदा परिमाण सूचक शब्द लगा होता है, जिनसे हमें माप, तौल इनके बारे में या उनके परिमाण के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण में सदा क्या होता है? परिमाण सूचक शब्द लगा हुआ होता है। अब जिन विशेषों को गिना नहीं जा सकता या मापा या तोला नहीं जाता है वे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मतलब जिन परिमाणवाचक विशेषण जो है जिन्हें हम नापते हैं, तोलते हैं, वह भी आ जाते हैं, परंतु जिन विशेषों को गिना नहीं जा सकता है, जिनको मापा या तोला नहीं जा सकता है, वे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने देखा कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसी प्रकार यह जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके भी 2 भेद होते हैं। तो सर्वप्रथम भेद होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा जो भेद है वह है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों यहाँ परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। प्रथम भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा जो भेद है वह है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करते हैं कि जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ना उसकी परिभाषा देखते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार से आती है कि यह विशेषण शब्द विशेष की निश्चित परिमाण बताते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि यह विशेषण शब्द क्या करते हैं? जो विशेष है उसकी निश्चित परिमाण बताते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो 2 बीघा जमीन, 3 लीटर तेल, गज भर कपड़ा, 20 किलो चावल। इन उदाहरणों में आप देखिए बच्चों कि यहाँ पर क्या किया गया है कि जो विशेष हैं उनकी निश्चित परिमाण बताए गए हैं। जैसे कि जमीन है, यह विशेष है तो उसकी निश्चित परिमाण बताया गया है कि 2 बीघा जमीन है। अब तेल है, तेल कितना लीटर है उसका माप बताया गया है कि तेल कितना है? 3 लीटर है। यहाँ निश्चित हमें पता है कि तेल कितना है? 3 लीटर है, मतलब निश्चित परिमाण यहाँ बताया गया है। अब गजभर कपड़ा है, यह निश्चित है तो यहाँ निश्चितता है। अब चावल कितने हैं? 20 किलो चावल बताए गए हैं, तो यहाँ चावल का जो मापतोल है वह कितना है? 20 किलो का है, यानी कि यहाँ निश्चित हमें पता है कि उसका परिमाण कितना है। तो यहाँ पर जो 2 बीघा है या 3 लीटर है, जो गजभर है या 20 किलो है, यह सारे क्या करते हैं? अपने विशेष की निश्चित परिमाण बताते हैं, इसलिए यह क्या हो गए? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द हो गए। अब अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि हमने देखा है कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद है, उसमें से प्रथम भेद जो है निश्चित परिमाणवाचक वह हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? उसका दूसरा भेद देखेंगे जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे प्रथम हम इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों कि ये विशेषण शब्द विशेष की अनिश्चित मात्रा या परिमाण बताते हैं। यह विशेषण शब्द विशेष की अनिश्चित मात्रा या परिमाण बताते हैं। उदाहरण के तौर पर कम आराम, ज्यादा काम, अधिक परिश्रम,
अब देखिए इन तीनों उदाहरणों में जो विशेष है, पहले उदाहरण में अगर हम देखते हैं आराम यहाँ विशेष है, तो इसकी विशेष निश्चित मात्रा बताई गई है क्या, या निश्चित परिमाण बताया गया है क्या? नहीं। आराम किया है हमने, पर कितना किया है? 1 घंटे किया है, 2 घंटे किया है। यह निश्चित मात्रा बताई गई है क्या? नहीं। निश्चित परिमाण बताया गया है क्या? नहीं। सिर्फ क्या कहा गया है? कम आराम। अब कम इस शब्द से हमें निश्चितता का पता चलता है? नहीं। कम यानी कि 1 घंटा भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, या 5 या 10 मिनट भी हो सकते हैं। निश्चितता का बोध नहीं होता है यहाँ पर। अब ज्यादा कम, मैंने ज्यादा काम किया है, मैंने ज्यादा काम किया है मतलब कितना काम किया है नहीं पता, निश्चितता नहीं है यहाँ पर, पूरी अनिश्चितता है। अधिक परिश्रम, अधिक परिश्रम किए हैं, अधिक परिश्रम किए हैं मतलब कितना कार्य किया है नहीं पता, कितना परिश्रम किया है, क्या ढोया है पता है नहीं। यहाँ पर अनिश्चितता का बोध होता है, यानी कि जो विशेषण शब्द विशेष की अनिश्चित मात्रा या परिमाण बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि कम, ज्यादा, अधिक, यह जो विशेषण शब्द है वह विशेष की अनिश्चित मात्रा या परिमाण बताते हैं, इसलिए यह सारे शब्द क्या हो गए? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द हो गए। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, यह भी जानना जरूरी है ना कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। तो बच्चों ध्यान रहे कि संख्यावाचक विशेषणों के विशेषों को गिना जा सकता है, जैसे कि संख्या में हम गिन सकते हैं, जबकि परिमाणवाचक विशेषण के विशेषों को केवल नापा या तोला जा सकता है। पुनः एक बार सुनिए बच्चों, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। तो बच्चों यह ध्यान में रहे कि जो संख्यावाचक विशेषण है उस संख्यावाचक विशेषणों के विशेषों को गिना जा सकता है, जबकि जो परिमाणवाचक विशेषण है उनके विशेषों को केवल नापा या तोला जा सकता है। ठीक है बच्चों, आया ध्यान में कि संख्यावाचक विशेषणों के विशेषों को गिना जा सकता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण जो है उनके जो विशेष होते हैं ना उनको केवल क्या किया जाता है? नापा या तोला जा सकता है। अब सबसे अंतिम जो है वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सबसे अंतिम क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों पुनः एक बार यह व्याख्या सुन लीजिए, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा पुनः एक बार सुन लीजिए। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? ये, यह, वे, आप, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के बदले में आते हैं। और संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? कि जो भी कोई व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, उनके नाम को, उनका बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। तो जब भी कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं या उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यह देखा है कि 4 उदाहरण लिए हैं। हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है। दूसरा उदाहरण है मेरा घर निकट ही है। तीसरा उदाहरण है तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। चौथा उदाहरण है उसका भाई मेरा सहपाठी है। यह जो उपरोक्त सभी वाक्य है, इन सभी वाक्यों में हमारा, तुम्हारी, मेरा और उसका यह मूल रूप में सर्वनाम शब्द है।
पर यहाँ संज्ञा शब्द से पूर्व आकर यानी कि संज्ञा शब्द से पहले आकर वे उस संज्ञा शब्द से जुड़कर उसकी विशेषता हमें बता रहे हैं तथा उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण शब्द हो गए। तो बच्चों पुनः एक बार ध्यान से सुनिए कि उपरोक्त जो हमने 4 वाक्य लिए थे ना, हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, दूसरा वाक्य था मेरा घर निकट ही है, तीसरा वाक्य था तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, और चौथा वाक्य था उसका भाई मेरा सहपाठी है। तो उपरोक्त सभी वाक्यों में हमारा, तुम्हारी, मेरा और उसका यह मूल रूप से क्या है, सर्वनाम शब्द है। और परंतु क्या हो गया है कि यह सारे सर्वनाम शब्द है, पर संज्ञा से पहले आकर यानी कि संज्ञा से पूर्व आकर वे उस संज्ञा शब्द से जुड़कर उसकी विशेषता बता रहे हैं तथा उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो गए, सारे शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। तो आज हमारा यहाँ विशेषण, यह घटक समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।